नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज हम आपको लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट पेपर, जो कि साथियों आपको यूपी टेट हो चाहे वो आपका सी टेट हो, इन परीक्षाओं में आपका जो पोर्शन रहता है पर्यावरण अध्ययन का, इसमें आपका 5वें भाग में पोर्शन रहता है, जो कि आपका 121 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक आपका चलता है। इस बीच में आपके 30 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे भाई बहन को पहली बार पेपर देना है, उनके लिए ये आप लोगों के लिए 121 नंबर से ही हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपको पहले से ही अभ्यास हो, पहले से ही पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक किस चीज़ का किस सब्जेक्ट का पोर्शन रहता है। इसलिए हम आपको नंबर से प्रैक्टिस सेट पेपर करवाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर पसंद आएगा और आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। अगर आपको पसंद आए प्रैक्टिस सेट पेपर और आपकी क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग लाइक करेंगे वीडियो को और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तब। ठीक है, तो चलते हैं साथियों, अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 131 नंबर क्वेश्चन, और साथियों आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए भी चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई सीमा नहीं है। क्या है? समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो पहला तो आपको ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको थोड़ा सा अलग आपके ऑप्शन डाले गए हैं दोस्तों। आपका अगर आपको यहाँ पर क्या मिलता है? राजस्थान। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में राजस्थान मिलता तो आपको आंख बंद करके राजस्थान पर ही टिक करना था। ठीक है, लेकिन अब आपको ऑप्शन में राजस्थान नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर पानी की सबसे अधिक कमी पाई जाती है राजस्थान में। किस कारण पाई जाती है? क्योंकि वहाँ पर कोई समुद्री सीमा नहीं है। अब आपको ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, गोवा, त्रिपुरा, ओडिशा और केरल। तो इसमें से आपको छांट करके बताना है कि कौन से राज्य में कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों, अगर आपने त्रिपुरा को लॉक किया है तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। तो आप लोग सभी लगभग उत्तर प्रदेश से ही होंगे। आप लोग कौन से स्टेट से हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। तो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। तो इसमें से आपको छांट करके बताना है कि कौन से प्रदेश की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, तो इसकी उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड ऑप्शन आपका झारखंड। तो झारखंड की भी आपकी उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है उसकी उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं लगती है। ठीक है, तो साथियों अभी एक प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराया गया था आपको संस्कृत का। उसमें एक हमारे भाई ने या बहन ने कोई उसके नाम से चैनल था, उन्होंने कहा था कि सर थोड़ा सा इसमें बताते भी चलिएगा, आंसर को क्लियर भी करते चलिएगा। इसलिए दोस्तों हम कोशिश करेंगे आपको हर एक क्वेश्चन को क्लियर करने की, थोड़ा सा बतलाने की आपके लिए, लेकिन आपको टाइम निकालना होगा और वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना होगा। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा। आपके समय को देखते हुए हम आपको अधिक अधिक से नहीं समझा पाते हैं एक एक क्वेश्चन से, लेकिन जब आपके कमेंट आते हैं तो हमें आपको समझाना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए हम आपको इसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको सटीक बताते चलेंगे, वो चारों ऑप्शन में आपको क्लियर कराते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि बसंत काल में फसलों के लिए सर्वाधिक हानिकारक होता है। तो बसंत काल में जो फसलों के लिए सर्वाधिक हानिकारक होता है वो क्या होता है? तो साथियों आपने देखा होगा बसंत काल में तुषार नामक जो एक रोग होता है वो सबसे अधिक हानिकारक होता है। अब ओस तो आप लोग जानते ही होंगे, पाला भी आप लोग जानते ही होंगे और अधिक तापमान भी आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो तुषार है, तुषार क्या होता है साथियों? ये तुषार में
जैसे ही अधिक सर्दियाँ पड़ती हैं, कोहरा जम जाता है, तो उसमें एक तुषार सा आपको लग जाता है। कोई भी आप लोग सब्जी उगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें जो पत्ते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, जैसे कि सूख जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के ये सिकुड़ने लगते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, तुषारपात कहते हैं, ठीक है। तो आपका तीसरा विकल्प जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता हो तो मोर होगा, तो मोर क्या होगा साथियों? आपने देखा होगा जो खाद्य पिरामिड का जो श्रृंखला होती है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई जाती है, ठीक है। कोई किसी को खाएगा, कोई किसी को खाएगा, कोई किसी को खाएगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है जो टॉप लेवल पर है उसको अपन क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता या प्राथमिक अपघटक या पादपों का अंतिम अपघटक या खाद्य स्तूप का शीर्ष। तो जैसा कि आप लोगों ने ऑप्शन देख लिया होगा और आप लोग समझ ही गए होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, खाद्य स्तूप का शीर्ष, यानी कि जो खाद्य श्रृंखला का जो टॉप लेवल है वो मोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये खाद्य स्तूप का शीर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? ये क्वेश्चन साथियों शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथियों जो ताजमहल है उसको देखते हुए भी ये सभी को एक समस्या उत्पन्न खड़ी हो गई है। तो ये किस कारण से हो गई है, लगभग आपने इसको पढ़ा भी होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों आपको बता दें कि जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है उससे ताजमहल को खतरा होना प्रारंभ हो गया है। इससे क्या है साथियों, इससे क्या होता है, जैसे ताजमहल की खूबसूरती है उसमें थोड़ा सा कालापन सा आता हुआ जा रहा है, ठीक है। ये किसके कारण आ रहा है, ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीडीटी की सांद्रता का उच्चतर जो पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो डीडीटी आप लोग जानते ही होंगे, एक कीटनाशक दवा होती है, ठीक है, जो कि आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास जहाँ भी गंदगी होती है वहाँ पर डाली जाती है, ठीक है। उससे क्या क्या हो, मच्छर ना जमे, कीट पतंग ना वहाँ पर उपस्थित हो सकें, इसलिए ये डीडीटी की। और अब तो दोस्तों इसको कम कर दिया गया है, क्योंकि इसमें जानवर खा लेते थे, उसमें जानवरों को बहुत नुकसान होता था, इसलिए आपको ये आंसर देना है कि डीडीटी की सांद्रता का उच्चतर पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह कहलाता है। वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जैविक सांद्रण, ठीक है। आपका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो लाइकेन आपको बतलाना है, किसका उदाहरण हो जाएगा, सहोपकारिता का, सहभोजिता का, परजीविता का या स्पर्धा का। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला ऑप्शन आपका सहोपकारिता आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? अब आपको बताना है कि कौन सी वो धातु है जो मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है। जस्ता है, सीसा है, लोहा है या मैग्नीशियम है? तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों जो सीसा होता है, ये सीसा है, ये विषाक्त होता है, मानव के लिए विषाक्तता उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी नदी में मलयुक्त जल की भारी मात्रा प्रवाहित कर दी जाती है तब उसका बोध क्या होता है? बोध क्या होता है? बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा या बहुत तक में हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो साथियों जब नदी या तालाब में जल के साथ में भारी मात्रा में मलयुक्त जल प्रवाहित कर दिया जाए उसमें, तो उसका जो बोर्ड है वो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों अप हो जाएगा, यानी कि वो बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता है। तो घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता कौन है? तो आपको बताया था खाद्य श्रृंखला, तो कौन हो जाएगा? शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी तथा मांसाहारी या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साथियों जैसा कि हमने आपको बताया था जो टॉप लेवल का होगा, जैसा कि आपको पता ही होगा, पहले तो होगा जो पेड़ पौधों पर अपना भोजन प्राप्त करेगा, उसके बाद कीड़े मकोड़े आएंगे, कीड़े मकोड़ों को दूसरा कोई खाएगा, ठीक है। उसके बाद जो टॉप लेवल का होगा वो क्या कहलाएगा? वो मांसाहारी कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लॉयन किंग, ठीक है,
लोन, यानी कि किंग शेर होता है वो मांसाहारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं, तो पोषण की दृष्टि से अपघटक कौन होते हैं बताइएगा। आप लोग भी दोस्तों इसके आंसर कमेंट करते चलिएगा। और आपको कैसी लगी वीडियो आप लोग अंत में हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और इसी प्रकार से आप लोग और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों इसको शेयर करते रहा करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। आप लोग लाइक करिएगा, और नए हैं तो आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं, तो पोषण की दृष्टि से अपघटक कौन होते हैं, तो साथियों वो होते हैं मृतोपजीवी। ये क्या होते हैं, ये अपघटक होते हैं। ठीक है, तो आपने पता ही होगा कि जो मृत किसी भी चीज़ का मृत शरीर होता है उसको जो खाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र क्या है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मानव के द्वारा जो सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन सा है। देखो इसके में आपको दिया हुआ है उद्यान है, एक्वेरियम है, खेत है या तालाब है, तो ये सभी मानव के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसने क्या लिख दिया है क्वेश्चन में, एग्जामिनर ने छोटा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। अब आप लोग बताइए इस ऑप्शन में से, इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है एक्वेरियम जो होता है वो सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र होता है मानव के द्वारा बनाया हुआ। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन। कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, गुजरात में है, तो गुजरात में गिरवन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश में तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क आपको बतलाना है। ठीक है, तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो होगा ये मध्य प्रदेश में ही होगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कौन सा पार्क है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष की देन है, तो वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है वो कौन से वर्ष की देन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और आपको लगभग कई बार बताया भी गया है कि 1972 पर ही आपको राइट आंसर देना है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष में पारित किया गया था, तो 1972 में। ठीक है, तो यही आपको राइट आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों का अध्ययन कहलाता है, ये क्वेश्चन भी आपको बता दिया गया है दोस्तों कई बार। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है बताइएगा जल्दी से। फाइकोलॉजी, एग्रोनोमी या फिर माइकोलॉजी या हिस्टोलॉजी, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये हमने आपको बता दिया है दोस्तों कई बार। फाइकोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शैवालों का जो अध्ययन किया जाता है या अध्ययन कहला जाता है, ये फाइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। ये आपको हर प्रकार से क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का लगभग कितना भाग मरुस्थलीय है, तो आप लोगों को इसका भी आंसर पता होगा। जो हमारे पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत भाग है, तो कितना बताइए आप लोग राइट आंसर इसका। तो जैसा कि पता होगा कि 1/3 हिस्से में पानी है, बाकी आधा हिस्सा, एक हिस्सा जो बचता है उसमें हमारा जनजीवन है और आपके जो पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, ये सभी आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1/3। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन क्या होता है, नमकीन पानी में तैरता रहता है, इसका कारण क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपने कई बार पढ़ा होगा, इसका आंसर भी आपको पता होगा। ठीक है, तो साथियों इसका जो कारण होता है वो कारण क्या होता है कि नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। इस कारण से पानी में, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। ठीक है, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय है, तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों। जल प्रदूषण की समस्या अब आने वाली है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि बरसात का समय लगने ही वाला है, अभी हुई नहीं है, थोड़ा सा टाइम भी निकल चुका है। ठीक है, तो अब आपको जल प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय सोचना है और जल का संग्रहण भी आपको करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। जल ही जीवन है दोस्तों, इसलिए जल प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय आपको पता होना चाहिए। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कि गंदे जल से अपशिष्टों का उत्सर्जन
किया जाए। ठीक है, तो जल में क्या करना चाहिए, आपको गंदी चीज़ें नहीं बहानी चाहिए, जैसे कि कचरा हुआ, मलमूत्र हुआ, और भी अन्य चीज़ें हैं जो कि आपको पानी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। तो इसी से हमारा जल प्रदूषण बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139। ऊँट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, किस वजह से कर पाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा ऊँट कहाँ पर पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। क्योंकि रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है, तो ऊँट क्या करते हैं, पानी को अपने अंदर एकत्रित कर लेते हैं, और वो लगभग कई दिनों तक, यानी हो सकता है 10 दिन भी हों, 10 दिन तो नहीं हो सकता है, ठीक है, 2 दिन भी हों, 3 दिन भी हों, 5 दिन भी हों, तो वो अपने अंदर पानी को अंदर एक स्टॉक कर लेता है, और वो कुछ दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। तो इसका कारण क्या है, कैसे कर पाता है, वो आपको बतलाना है। तो वो कर पाता है जो उसकी कुबड़ उठी रहती है, एक दोस्तों आपने देखी होगी, ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी कुबड़ उठी रहती है, तो उस कुबड़ में वो जमा की गई चिकनाई का प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ पानी मिलाया जाता है तो यह क्या होता है। तो यह इसका जो राइट आंसर होगा वो बहुत कड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वातावरण के जो ऊपरी भाग में उपस्थित ओजोन की परत है उसको किससे नुकसान हो रहा है। तो ये क्वेश्चन साथियों आपको पता ही होगा। तो ओजोन परत जो है वो हमें परावैंगनी किरणों से परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और नीचे आने से रोकती है, लेकिन उसको भी नुकसान हो रहा है। अगर उसको नुकसान हो जाएगा तो हमारे लिए तो फिर खतरे वाली बात ही हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ओजोन परत को किससे खतरा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये आप लोग बताइएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, प्रकाश रासायनिक, ऑक्सीकारक, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, या स्मॉग। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसको जो खतरा उत्पन्न हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसको नुकसान हो रहा है, उसमें ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। ठीक है, इसकी वैज्ञानिकों ने अभी पुष्टि कर दी है। तो हमारे लिए क्या करना होगा, अपशिष्ट चीज़ों को मत जलाना होगा, प्रदूषण को रोकना होगा। ठीक है, ये समस्याएं जो अपने द्वारा उत्पन्न की जा रही हैं, इन समस्याओं को अपने लिए खुद इसको उपाय ढूंढना होगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है। तो कैसे पहुंचती है बताइए, उसकी अधिकांश पत्तियों को नष्ट कर देने से, सभी पत्तियों को नष्ट करने से, या फिर उसकी आधी शाखाओं को नष्ट करने से, या उसकी छाल को क्षतिग्रस्त करने से। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा उसकी सभी पत्तियों को नष्ट करने से वृक्ष को अधिकतम हानि पहुंचती है। ठीक है, उससे क्या होता है, वो उससे अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पाता है, वो जो सूर्य से किरणें आती हैं उसको अपने अंदर उसको नहीं ले पाता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है, दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपाचन में, या फिर लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, या उपकला यानी कि ईपीथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में ई मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है विटामिन ई। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में आपका थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन को समझाते हुए चलना है, इसलिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले ही बता दिया कि जो भी हमारे भाई बहन पहली बार यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, अगर आपको यूपी टेट में 120 प्लस नंबर अर्जित करना है तो। ठीक है, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है। क्या पूछा जा रहा है, व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है। खाद्य श्रृंखला है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, ऊर्जा का प्रवाह है, या फिर जैव भू रासायनिक चक्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट अवस्थित है। तो कौन सा एक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो चमोली के निकट स्थित है।
तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो चमोली के निकट अवस्थित है। ठीक है, ये आपका डी फोर्थ ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो कैसे होता है? ऑप्शन पढ़िएगा, राइट आंसर दीजिए। एक आध क्वेश्चन का आप लोग भी आंसर देते चलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पक्षाव स्तरीय मेघों के हिमरवों में जो है सूर्य का प्रभाव मंडल जो है प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वन जो है वो भारत में आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा जो वृक्ष है यानी कि कौन सा वन है जो भारत में आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ज्वारीय वन, सदाबहार वन, कांटेदार वन या पतझड़ वाले वन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, जो आर्थिक दृष्टि से भारत में महत्वपूर्ण वृक्ष है वो है पतझड़ वाले वन, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन में आपका राइट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव उपचारण से तात्पर्य है। तो जैव उपचारण से तात्पर्य क्या होता है? थोड़ा सा पढ़िए क्वेश्चन को आप लोग। जैव उपचारण से जो तात्पर्य होता है साथियों, वो जीवों के द्वारा पर्यावरण से जो विषैले पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन करना जैव उपचारण कहलाता है। ठीक है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन मफलर का संबंध है, ये क्वेश्चन आपको कई बार बता दिया गया है दोस्तों, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, 149 का आप लोगों को आंसर देना है। क्या होगा? 149 लिखिएगा, ऑप्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग। 149 वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, ताप प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? जल्दी से बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हर एक क्वेश्चन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी हमारे भाई बहन यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल DS राजपूत एजुकेशन पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके जरूर प्रेस कर लें। उससे क्या फ़ायदा होगा? जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके लिए समय समय पर मिलता रहेगा और आप लोग नई नई वीडियो को देख पाओगे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण रक्षा एवं सुधार हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो वो क्या पुरस्कार है? क्या कौन सा पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के उसमें? ठीक है, तो वो दिया जाता है ग्लोबल 500। ठीक है, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में, रक्षा और सुधार के क्षेत्र में। ठीक है, तो कैसा लगा प्रैक्टिस सेट पेपर हमें जरूर लिख दीजिएगा। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।